नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात कर रहे हैं हम आरजीएस की इस रिज़ल्ट की। इस रिज़ल्ट को लेके कुछ लोगों के थॉट्स में प्रॉब्लम हो रही है, उनको लग रहा है कि कुछ लेकुनाज लग रहे हैं इस रिज़ल्ट को लेके, है ना। और कुछ बच्चे जो नए हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि इस रिज़ल्ट में क्या उनका कट ऑफ रहा। कई लोगों को पता भी नहीं है। तो आइए इस रिज़ल्ट को लेके कुछ डिस्कशन करते हैं, उसके साथ जिसका नहीं हुआ आगे की स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं और सूर्यनगरी यूनिक्लॉ क्लासेस उनकी कैसे मदद कर सकती है, इस पे हम चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है रिज़ल्ट की। हम चलते कट ऑफ की तरफ, क्योंकि कई बच्चे अभी कट ऑफ नहीं पता है जो कॉलेज में है, तो आपको बात करते हैं। हम बात करते हैं जनरल की। जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 190.5 है। अब इस जनरल कैटेगरी के अंदर मैं बात करूँ तो मेल और फीमेल दोनों आ जाते हैं 195 में। तो जनरल कैटेगरी की टोटल सीटें 17 थी, जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों की थी। इसी 17 में से जनरल मेल और फीमेल के साथ साथ जो हमारे स्पेशल पर्सन्स होते हैं, स्पेशल पर्सन जो होते हैं, मतलब जो रिजर्वेशन मिलता है स्पेशल पर्सन्स को, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं लिखा नहीं था, बट हाँ उनमें से छः सीटें उनको भी गई हैं। तो टोटल 17 सीटें जनरल की थी, लेकिन यहाँ पे इसी 17 सीटों में से डिवाइड हो गया स्पेशल पर्सन्स के लिए, जिनकी कट ऑफ थोड़ी कम गई है बट उनको मिला है। उनकी कट ऑफ गई हैं आपके, उनकी कट ऑफ जैसे अलग अलग है। 131 गई है उनकी कट ऑफ ना। अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन की 131 गई है, और जो स्पेशल पर्सन्स थे उनकी गई 135। जो इसके अंदर एक सीट, इसी जनरल में से एक सीट एक्स सर्विसमैन को गई है, और इन्हीं इसी में से आपकी जो टोटल सीटें हैं स्पेशल पर्सन्स को गई है, वो गई हैं आपकी कितनी गई हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक ओबीसी को गई है। स्पेशल पर्सन में से एक ओबीसी को, ओबीसी वाली मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आपके एक सीट ओबीसी में गई है, ठीक है। जनरल में आपके पास जाती है, कितनी जाती है जनरल की आपके पास, इसी में से आपके गई हैं 1 2 3 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 3। उसके बाद हम चलते 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4। यस, तो इसमें से 4 सीटें तो चली गई आपके स्पेशल पर्सन के पास, एक चली गई एक सर्विस में। तो 15 में से आपके ये चली गई 6 सीटें, 5 सीटें ये चली गई आपके, और उसके बाद आता है और एक ओबीसी के पास चली गई। तो जनरल के पास अब सीटें बच गई, 17 में से कितनी बच गई, 5 चली गई, तो 12 में, तो 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। तो उन 12 बच्चों का जो सिलेक्शन है उसका 195। अब यहाँ पे एक सवाल आया एक बच्चे का कि मैडम मेरे 190 आए बट मैं सेलेक्ट नहीं हुई, मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुई, जबकि सीटें तो 17 थी और ये लोग तो 12 ही है। तो उस बच्चे के लिए कहना है कि जो ये 12 सीटें, लेकिन जो स्पेशल पर्सन्स थे, जैसे कि एक सर्विसमैन को मिला एक, और 4 स्पेशल पर्सन को, उनको भी जनरल की कैटेगरी से ही मिला है, तो ये सीटें जनरल की उसी में डिवाइड हो गई। ठीक वैसे जैसे ओबीसी है, तो ओबीसी के अंदर एक सीट जो है स्पेशल पर्सन को चली गई है। तो ये हाई कोर्ट्स के रूल्स हो गए, उस अकॉर्डिंग इसमें चली गई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, विडो कैटेगरी की हम बात करते हैं। तो आपके पास आता है जनरल विडो की कट ऑफ गई है 155.5। फिर आता है आपके पास एक्स सर्विसमैन की, उनकी कट ऑफ गई है 131। फिर आता है एससी की 146 और एसटी की गई है 157। किसी ने आज मुझसे पूछा कि मैडम आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, एसटी के नंबर एससी से ज़्यादा क्यों आ रहे हैं। एसटी के नंबर एससी प्री में भी यही हुआ था, अभी भी यही हुआ है। तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं तो ज़्यादा नंबर आएंगे, जो ज़्यादा पढ़ेगा उनके नंबर ज़्यादा आएंगे। जनरल ज़्यादा पढ़ता है तो उनकी सबसे ज़्यादा आती है, तो एसटी की। उसके बाद हम आगे चलते हैं हमारे, तो इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस। तो जो ईडब्ल्यूएस वाले वो अपना फॉर्म जरूर भरें, ये है ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के अंदर आपकी गई है 182। उसके बाद आता है आपके पास मॉक ओबीसी की, ओबीसी की गई है 142, और इसके से ओबीसी की जो हमारी सीटें थी उसमें से एक सीट आपके इनके पास चली गई है। तो ओबीसी की आपके पास टोटल सीटें कितनी थी, ओबीसी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीटें थी, जिनमें से एक सीट जो है आपके स्पेशल पर्सन को चली गई है। उसके बाद हम चलते हैं पीडब्ल्यू बीडी, जो एलडी में आते हैं, उसकी कट ऑफ गई 135, और दूसरी आते पीडब्ल्यू बीडी, और जो आते हैं बी एंड एल वी, इनकी गई आपकी 141.5।
अब उस बच्चे के लिए सबसे जो टेंशन वाली बात थी, उसका ये कहना था कि मैम मैं जनरल कैटेगरी से हूँ और मेरे मार्क्स आए 190 और कट ऑफ गई 190.5, मैं आधे नंबर से रह गई। लेकिन वही जनरल की कुछ सीटें जो स्पेशल पर्सन्स के चली गई, वहाँ देखा मैंने, उसने एनालाइज किया होगा, तो उसने कहा मैडम मैंने देखा, और मैंने देखा तो जब मुझे पता चला कि वो जो 130 क्या बोलते हैं आपके 135 वाला सेलेक्ट हुआ है, तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसको मैं बताना चाहूँगी कि हाई कोर्ट्स के रूल्स हैं और रूल्स के अकॉर्डिंग हुआ है। बाकी ज़्यादा रूल्स के नोटिफिकेशन आप उसको एक बार देखें कि भाई सीट्स यहाँ पे कैसे गई, तो रिजर्वेशन जो देना है वो सब कुछ रूल्स में लिखा हुआ है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही आपको पता चलेगा कि रिजर्वेशन कैसे कैसे मिल रहा है। तो ये तो हो गया सिलेक्शन। तो ऐसे करके ये कट ऑफ गई आपकी, तो अच्छी कट ऑफ गई। अब आता है पढ़ने वाले बच्चे। देखो जिनका इस बार नहीं हुआ उनका तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि जहाँ 190.5 सीट गई है, तो वहाँ आपसे देखेंगे उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है वो सीधा आती है 182, वो सीधा। हाँ, एक और चीज़ जो बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जो कई बच्चों को पहले पता नहीं थी, वो अब पता चली है कि जैसे कई बार हमने पहले सुना था कि SC ST और OBC जो है वो जनरल की सीट खा सकते थे, ऐसा हमने सुना है। ठीक है, फिर इस बार भी ऐसा हुआ कि आप देखेंगे कि जो आपके पास ये हमारे पास जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट में मेरे हाथ में रिज़ल्ट है, तो रिज़ल्ट में आप देखेंगे कि जो 3rd रैंक है वो EWS के पास है, जो 10 रैंक है वो EWS के पास है, जो 11th रैंक है वो OBC के पास है, 12 रैंक है वो EWS के पास है। ठीक है, और 13 रैंक है वो SC के पास है, और 14 में वापस EWS है। तो पहले क्या होता था कि SC ST जो है वो जनरल की सीट खा सकते थे। फिर एक बार एक डिसीजन आया, और डिसीजन के बाद आया कि SC ST OBC इन सबको रैंक दी जा सकती है, पर ये अपनी सीट से ही लेंगे, बट हाँ इनकी रैंक आ जाएगी। तो जब एक बच्चे ने कहा मैम मेरा सिलेक्शन ऐसे कैसे हुआ, मेरे से ज़्यादा नंबर तो ना एक SC के पास है, तो मेरा कैसे हुआ, क्योंकि उसने देखा कि SC के पास उसके नंबर 185 है, लेकिन इसके पास जो थे उसके नंबर थोड़े कम थे। तो मैंने सोचा, तो वो बड़ा खुश हो, अरे मैम ये तो बड़ा अच्छा कर दिया। तो हाँ, ये अब नया डिसीजन आ चुका है, SC ST अब जनरल की सीट नहीं खाते, उनको रैंक मिल जाएगी, लेकिन जो बाकी जिस कैटेगरी में उसको मिलेगा। तब ये भी आप निश्चिंत हो गए, जो जिसकी सीट है डे 1 से प्री एग्जाम से प्री मेन इंटरव्यू उसी की सीट रहेगी। जनरल की तो जनरल की रहेगी, OBC की तो OBC, SC की SC, ST की ST। अब कोई किसी की सीट नहीं खाएगा, रैंक उनको मिल जाएगी, टॉप रैंक्स में उनकी काउंटिंग हो जाएगी। तो ये भी आपका एक आराम हो गया। उसके बाद आता है, अब आइए उन बच्चों की बात करते हैं जो अब पढ़ रहे हैं। तो उनका रहता है कि भाई मुझे कितने नंबर लाने चाहिए। अगर मैं नंबर की बात करूँ तो सबसे पहले तो इस रिज़ल्ट का प्रिंट आउट अपने पास निकाल लीजिए, आपको मोटिवेशन मिलेगा। आप इस रिज़ल्ट को देखेंगे तो क्रिमिनल में 68 मार्क्स तक आए हुए हैं, 69 मार्क्स तक आए हुए हैं, और सिविल में देखेंगे 64 तक आए हुए हैं। यानी आप कवर कर सकते हैं, इतने नंबर ला सकते हैं। उतने नंबर लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली मेहनत करनी पड़ेगी, रोज़ पढ़ना पड़ेगा, एक एक लाइन को बार बार लिखना पड़ेगा। अब लिखने के लिए क्या है, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट पढ़ना। इसके अलावा भी आपको कोशिश करें कमेंट्रीज पढ़े, ऐसा नहीं सिर्फ बैरेक्ट रटे ना। अगर आप केवल बैरेक्ट पढ़ते हो तो आपके 66 68 मार्क्स आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर या तो सेल्फ स्टडी करो, आप बैरेक्ट पढ़ रहे हो तो नहीं आएंगे। यदि आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, कोचिंग में जा कर रहे हो, तो कोचिंग वाले आपको खुद ही एक्स्ट्रा चीज़ें लिखा देते हैं। जैसे हम पढ़ाते हैं तो एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं, केस लॉज है, वो हम ही लिखा देते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसमें फिर आपको किताबें खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि केस लॉज आप कहाँ से लाओगे। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसके एसेंशियल एलिमेंट्स आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आपको बुक्स खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो बुक्स ले सकते सारे, और नहीं तो कोचिंग सेंटर है, ये आपको जो अच्छा लगे। इन दिनों सबके बहुत सारे रिजल्ट निकले, तो आप सब में जाइए, तसल्ली से डेमो वेमो लीजिए, फिर आपको जो सबसे बढ़िया लगे उनमें से लगता है ये मेहनत करेगा, उनको ज्वाइन कीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी सिर्फ सूर्य की यूनिक लॉ क्लासेस ही ज्वाइन कीजिए, नहीं, आप जाइए जहाँ सेटिस्फाइड होता है, आपको लगता है यहाँ सिलेक्शन होता है, वहाँ से आप लीजिए। ठीक है, फिर आगे चलते वापस तो आता है कि सेल्फ स्टडी में, तो सेल्फ स्टडी से आप ये मार्क्स देख सकते हैं। इस मार्क के अकॉर्डिंग आप अपना माइंड मेकअप कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रिपरेशन करने के लिए क्या चाहिए, 2026 से वैकेंसी आएगी, 100% आएगी। नंबर 2, क्या इस 2026 की वैकेंसी में 3 इयर्स प्रैक्टिस होगा या नहीं। देखिए 3 इयर्स प्रैक्टिस का जो रूल है वो रिव्यू एप्लीकेशन में गया हुआ है, और रिव्यू पिटीशन में गया, जैसे कि आपने पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब चेंज हो चुके हैं। दिया पहले डिसीजन किसी और ने, अब कोई और सुन रहे हैं। तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, इनको लगेगा हाँ 3 ईयर प्रैक्टिस से मिलेगा क्या, बच्चा कोर्ट जाता है 3 साल में बच्चा क्या सीखेगा, ये उनको भी पता है, क्योंकि सीखने के लिए तो 7 साल भी कम पड़ जाते हैं। तो 3 साल में बच्चा सीखेगा क्या 3 साल में जाती एक जजमेंट आने में 3 साल में सारे समन सर्व नहीं होते,
3 साल के अंदर पूरी क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होगी, 3 साल में जजमेंट नहीं आते तो 3 साल में क्या सीखेंगे। तो 3 साल ठीक है, राजस्थान ऐसा जुडिशरी था जो अपेयरिंग वालों को दे रहे थे। ये हो सकता है कि भैया आपका जो है बार काउंसिल में एनरोलमेंट होना चाहिए बार, वो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि गुजरात में है। बाकी 3 इयर्स का एक्सपीरियंस में मिलना कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा LLM कर लेगा और PhD में एनरोल हो जाएगा। थोड़ी अपना, हाँ ये हो सकता है 3 साल बच्चा उम्र में बड़ा हो जाएगा और थोड़ा सा LLM अगर करेगा तो नॉलेज बढ़ जाएगा, तो कोर्ट में आके वो एक अच्छा है ना प्रेजेंटेशन कर पाएगा। ये हो सकता है कि भाई थोड़ी उम्र बड़ी है तो ज़्यादा सोचता है, ऐसा माना जाता है। मेरे को मेरे ना कई बचपन से सुना था कि हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड क्यों समझदार होते हैं, क्योंकि हस्बैंड की उम्र हमेशा बड़ी होती है, तो जो उम्र में बड़े होते हैं वो समझदार होते हैं। तो मैं पापा से हमेशा कहती थी, पापा फिर मेरे लिए कोई छोटा ही ढूंढना, क्योंकि अगर छोटा नहीं ढूंढोगे तो फिर वो ज़्यादा समझदार हुआ तो वो मुझ पर थोड़ा हावी रहेगा ना। तो फाइनली फिर ऊपर वाले ने मेरी सुनी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल पूरे 4 महीने मुझसे छोटे, और तो फिर हमेशा मेरी चलती है, ऐसा कहा जाता है। तो हो सकता है कि बाहर और जब बेंच पे झगड़े होते हैं तो एडवोकेट्स की डिमांड थी कि एक्सपीरियंस रखा जाए, क्योंकि वो थोड़े समझदार होकर आएंगे, उम्र में बड़े होकर आएंगे, यही रीज़न है। बाकी 3 साल में तो कई बार कोर्ट जाते हैं तो आपके जो सीनियर्स होते हैं वो सिर्फ बैग ही उठवाते हैं, या 3 साल तक तो आपसे सिर्फ डेट ही मंगवाते हैं। तो 3 साल का इस एक्सपीरियंस का कोई लॉजिक था नहीं, लेकिन ठीक है, एक डिसीजन आया जिसका हम सम्मान करते हैं। तो हो सकता है कि ये डिसीजन चेंज हो जाए, बट इसकी पैरवी करने में एक जो हमारे वकील साहब है बड़े अच्छे होने चाहिए कि इस 3 साल का लॉजिक कुछ नहीं है। अब चलो एडवोकेट हम ADG के लिए 7 साल है तो उसमें 10 जजमेंट भी है, तो हम 10 जजमेंट लेके आते हैं, मेहनत करते हैं। 3 साल में तो जजमेंट भी नहीं आएंगे। अगर वो ये कहते हैं कि 3 इयर्स रूल के अंदर आपको जजमेंट लाने 3, तो कैसे आएंगे? ऐसा कौन सा केस है जो 3 साल में खत्म हो जाए? होता ही नहीं। लिखा हुआ है कानून में 2 इयर्स में कंप्लीट किया जाए, डे बाई डे किया जाए, इतनी पेंडेंसी पॉसिबल ही नहीं है। वो तो रीज़न लिख देंगे दिस नहीं हो रहा है, तो 3 साल में जजमेंट भी नहीं आएंगे। तो इसको देखते हुए अगर 3 साल का एक्सपीरियंस हटाया जाना चाहिए, तो अगर वो हट जाता है तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं, नहीं तो फिर कोर्ट जाना ही पड़ेगा। तो 2026 में डेफिनेटली वैकेंसी आएगी। कहाँ से आएगी? राजस्थान, छत्तीसगढ़, MP, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड नहीं आएगी, UP कोई चांस नहीं है अभी आने का। ठीक है, ये कॉमन सब्जेक्ट दिल्ली, ये वो कॉमन स्टेट है जहाँ पे आएगी। ऐसे तो आंध्र प्रदेश में भी आएगी, तेलंगाना में भी आएगी, आसाम में भी आएगी, लेकिन हम कॉमन वे की बात करें, बाकी वो उधर वाले एरिया वाले उधर दे सकते हैं। तो ये वैकेंसी डेफिनेटली आएगी। तो समय व्यर्थ ना करें, नए साल का इंतजार ना करें। सेल्फ स्टडी करनी है तो आज से ही करें, कोचिंग ज्वाइन करना है तो आज से ही करें, टाइम टेबल अपना बनाना है तो आज से ही बनाएं, बट अपनी पढ़ाई शुरू करें, क्योंकि ये सिलेक्शन उन्हीं बच्चों के होते हैं जो लगातार पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, नियमित पढ़ते हैं, कंटिन्यू पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं। रही बात फेसबुक चलाने की, इंस्टा चलाने की, यूट्यूब चलाने की, व्हाट्सएप चलाने की, टेलीग्राम चलाने की, मैं तो नहीं कहूँगी बंद करो। बंद कर दोगे तो हमारी वीडियो कौन देखेगा? बट मैं ये भी नहीं कहूँ चलाओ, क्योंकि चलाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इन सब से अपनी दूरी बनाओ और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। अपने साथ अपने बढ़िया 2 दोस्त रखो जो आपसे डिस्कशन कर सके, आपसे रोज़ सवाल पूछ सके। 2 दोस्त बनाओ, नई दोस्त मिले, ये दोस्त तैयार है, इसको बनाओ। तो आप ये कर सकते हैं। अभी एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया इस वीडियो बनाने से पहले। उसने कहा, मैडम आप कोई ऐसा कोर्स क्यों नहीं चलाती है जो हम जैसे बच्चों के लिए हो, जो 5-5, 6-6 साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब फीस देने की हमारी कैपेसिटी ख़त्म हो गई, तो क्या हमारे लिए डेली टास्क के रूप में काम नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते, बट मैंने कहा बिल्कुल फ्री में तो नहीं करूँगी। चाहे मैं उसके लिए 1000 रुपये लूँ, चाहे 1500 रुपये लूँ, बिल्कुल फ्री में तो नहीं कर सकती। डेली टास्क रखूँगी, ग्रुप भी बनाऊँगी, रोज़ डिस्कशन भी करेंगे, रोज़ पढ़ेंगे भी, और रोज़ का 4 घंटे का हम अपना शेड्यूल भी बनाएंगे, लेकिन फ्री में नहीं करूँगी। लेकिन मैंने उसके सामने एक शर्त रखी, एक कंडीशन रखी। मैंने, बेटा आप मुझे बताओ, मैं तो कोचिंग चलाती हूँ, मैं अगर ऐसे सबको 1500 रुपये में बिठा दूंगी डेली टास्क में, तो मेरा तो फाउंडेशन बैच ही नहीं चलेगा, तो कोचिंग ही बंद हो जाएगा। अब मैं जस्ट तो हूँ नहीं, घर तो मेरा इसी से चलना है, तो फिर कैसे होगा? तो ऐसे कैसे हम उनको ढूंढेंगे? ऐसे वो बच्चे कहाँ से ढूंढेंगे हम कि भैया जिसने 4 बार मेन दिया हुआ है, 4 बार इंटरव्यू दिया, अभी तक नहीं हुआ है, बट उसकी कंटिन्यूटी नहीं हो रही। डेफिनेटली मैं मदद करूँगी, बट ये प्रूफ कैसे मिलेगा? ऐसे तो कोई भी आके बैठ जाएगा, तो इससे तो मेरा दिक्कत हो जाएगा। उसने कहा बात तो आपकी सही है। तो हम इस टास्क को सोच रहे हैं, यदि आप में से ऐसा कोई बच्चा है, वही बच्चा है, क्योंकि प्रूफ तो देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रही हूँ, तो मैं उन्हीं बच्चों की मेहनत करूँगी ना जो ऑलरेडी
4 से 5 बार मेन दे चुका है, अब वो कंटिन्यू करना चाहता है बट बहुत बार फीस भर चुका है, अब उसके पास फीस नहीं है। एक छोटा सा टोकन अमाउंट होगा 1500 रुपीज़, जिसके अंदर डेली टास्क होगा, डेली आपको टास्क दिया जाएगा, उसका एक ग्रुप होगा और डेली 1 घंटा ग्रुप डिस्कशन होगा, ताकि उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा वापस एक दूसरे से पूछ लेंगे, फिर अगला टास्क आपको मिलता रहेगा, जैसे आपको रोज़ आपको पढ़ना है, सिर्फ उसमें पढ़ने का रहेगा। उसमें मैं टेस्ट सीरीज नहीं दूंगी क्योंकि टेस्ट सीरीज का अलग सा फीस लगेगा, ठीक है, उसमें कोई टेस्ट सीरीज नहीं, उसमें सिर्फ आपका डेली टास्क होगा, आज आपको पढ़ना है और उसमें सिर्फ डिस्कशन होगा। लेकिन उसकी शर्त ये रहेगी कि उसमें वही बच्चा ज्वाइन करेगा जो ऑलरेडी 4 से 5 बार क्या दे रखा है, मेन दे चुका है, या 2 से 3 बार इंटरव्यू दे चुका है और उसका नहीं हुआ, ये उनके लिए कंटिन्यूटी रहेगी। और एक ग्रुप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप होगा और सब आपस में एक दूसरे को जान पाएंगे, देख पाएंगे और सबके नंबर एक दूसरे के पास होंगे, बरसते बस आप उनको परेशान करो। इसके अलावा सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के पास फाउंडेशन बैच है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, सेकेंड टाइम पढ़ रहे हैं, जिसको लगता है कि एक बार उसको डिटेल स्टडी करनी है, तो हमारे फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन बैच जो होते हैं, हम थ्रू आउट स्टार्टिंग जब पढ़ाते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक जेड तक पढ़ाते हैं। उसके अंदर प्री मेन इंटू हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट कराते हैं। जिन्होंने पहले मुझसे फाउंडेशन बेस ले रखा है, आप जानते हो, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हो, भाई मैं कैसा पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाने का क्या तरीका है, क्या वे आप उससे पूछ के आ सकते हो, या आप 3 दिन का डेमो लेके देख सकते हो फाउंडेशन बैच का। आपको लगता है कि मैडम हम 3 दिन का एक बार डेमो लेके देख लेते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग क्लासेस सबका सेम फीस होता है हमारे यहाँ, क्योंकि वे दोनों में कम्युनिकेशन होता है। आप जूम पे हम पढ़ाते हैं तो आप डेमो लेके भी देख सकते हैं। 25 दिसंबर से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं, तो आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, आपको खुद से पढ़ने के लिए भी है, कोचिंग ज्वाइन करना आप आ सकते हैं। हम केस लॉ वगैरह रिसेंट जजमेंट सब कुछ करते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें पढ़ाते हैं और सबसे अच्छी बात है आपसे जुड़े रहते हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है, पढ़ तो कोई भी लेगा, लेकिन आपको बार बार एक मैम की जरूरत होती है। देखो घर है, परिवार है, फैमिली है, मेंबर है, कभी आप परेशान रहेंगे, कभी आप नॉर्मल रहेंगे, उसके सपोर्ट के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं कि मैम इज़ ए माँ और माँ इज़ ए मैम। तो आपको यहाँ पे 2 in 1 मिलेगी, एक बड़ी बहन भी मिलेगी, एक माँ भी मिलेगी, मैम भी मिलेगी, गुरु भी मिलेगी, डांटेगी भी, चिल्लाएगी भी, समझाएगी, सब कुछ मिलेगा। तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नए बैचेस 25 दिसंबर को शुरू हो रहे हैं। मान लो कोई लेट ज्वाइन करना चाहता है 10 दिन बाद, तो कभी कर सकते हैं। जो 10 दिन की क्लास होगी वो रिकॉर्डिंग क्लास मिल जाएगी, उसमें कोई इशू आएगा नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डिंग तीनों क्लासेस हमारी अवेलेबल है, ठीक है। तो आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। लेकिन नहीं भी करते हैं, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे, स्पेशली ये वो बच्चे हैं जो 44 सेलेक्ट हो गए, बाकी रह गए, वो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। आप घूमें फिरे, लेकिन आपको अगले एग्ज़ाम में निकलना है तो आप कीजिए। क्योंकि आपने मेरे यूट्यूब पे 2 वीडियोस देखे जिनमें दोनों की कहानी आपने सुनी, और भी देखने को मिलेगी बच्चे जब आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मैंने लिए नहीं। बच्चे आएंगे अपनी स्ट्रगल बताएंगे, बिना स्ट्रगल के कोई आगे नहीं बढ़ पाता। उनकी कहानी देखिए, पहला इंटरव्यू देखिए। आपको सबसे बड़ा सरप्राइज़ बताती हूँ मैं, एक काम की चीज़ बताती हूँ आपके लिए। 2015 में फर्स्ट अटेम्प्ट में पहला इंटरव्यू, 2016 में प्री क्लियर मेन नहीं, 2018 में प्री क्लियर मेन नहीं, 2019 में इंटरव्यू कॉल, 2021 में इंटरव्यू कॉल, 2024 में इंटरव्यू कॉल, ठीक है। इसी के साथ 2021 में जीजीएस का इंटरव्यू कॉल, इसी में जीजीएस का इंटरव्यू कॉल, तब भी सिलेक्शन नहीं। और फाइनली 2025 में आरजीएस, और उसमें भी देखो जीजीएस का भी सेम डे एग्ज़ाम था और उसको लगा मुझे जाना चाहिए मैडम, मेरी बात भी हुई, मतलब मैं तो जीजीएस दूंगी, वो मेरे लिए ईजी रहेगा, पहले भी 2 इंटरव्यू दे चुकी हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भैया, तुम्हें जाना है क्योंकि यहाँ भी जनरल कैटेगरी है और जीजीएस में भी जनरल कैटेगरी है, तो ठीक है, कोई इशू है ही नहीं। और वहाँ उसने 2 बार इंटरव्यू दिया, वहाँ मैं निकाला, ईजी होता है। लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा की उसकी लाइफ में कि वो ट्रेवल नहीं कर पाई, और ट्रेवल नहीं कर पाई, यानी ऊपर वाले ने उसको रोका है। अब मैंने कहा ठीक है जा भाई, क्योंकि वहाँ सिलेक्शन इजी है, यहाँ 4 पेपर हैं, वहाँ 2 पेपर हैं, वहाँ पहले भी निकल चुके हैं, वहाँ इजी वे में निकल जाएंगे। लास्ट तक मतलब 10 दिन पहले उसको तक यही था कि नहीं मैं जाऊँ नहीं। और मेरी बात फ्रिक्वेंटली हम 2-3 दिन में एक बार बात कर ही लेते थे, भाई बोल अब तेरा क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन भी लगाई थी डेट चेंज करने की, है ना, कि भाई हो जाए तो सबसे बेस्ट है, बट वो नहीं हो पाई, जो भी रहा XYZ, ठीक है। और भगवान ने ऐसा कुछ किया, उसको जाने नहीं दिया, ट्रेवलिंग के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया और वो गई नहीं, और 2025 में सेलेक्ट हो गई। दूसरी जो स्टूडेंट थी उसके पास यहाँ पे कैटेगरी थी, मैंने उसको एक ही लाइन बोली, तू नहीं जाएगी क्योंकि तुम यहाँ वहाँ जनरल काउंट होगी, यहाँ जनरल नहीं हो, इसलिए तुम, और उसका सिलेक्शन हो गया।
तो कई बार जीवन आपको कहाँ से लेके जाता है आपको नहीं। और ये तो मैंने एक बच्चे का स्टोरी सुनाया है, 44 में न जाने ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट होगा, हमें क्या पता। ये तो मुझसे जुड़ी इसलिए मुझे पता है। और हाँ, इसके साथ ही आप जो 44 बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से मैंने देखा है कि किसी ने मेरी प्री की गाइड भी खरीदी है, तो मुझे अच्छा लगा कि अरे हाँ, ये तो मेरी गाइड वाले स्टूडेंट है। तो आप सबको भी ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर लाइफ के लिए, और आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और हाँ, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेरे यूट्यूब से जुड़ा हुआ है या मेरी टेस्ट सीरीज ली होगी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ऐप से डायरेक्ट आप परचेज करते हो, या कभी आपने 2024 वाले में या 21 वाले में टेस्ट सीरीज ली और आपको लगता है कि मेरे यूट्यूब से या मेरी टेस्ट सीरीज से या मेरी बुक से आपको थोड़ा भी सपोर्ट मिला, और आपको लगता है कि हाँ, मेरे सिलेक्शन में उर्मिला मैम को भी थोड़ा सा सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लास से थोड़ा सा भी सहयोग रहा है, तो प्लीज़ ज़रूर मेरे ऑफिस आइएगा। जोधपुरी स्टाफ आपका इंतजार करेगा, और आपका फ़ोटो भी ज़रूर दीजिएगा ताकि मैं भी अपने पैम्पलेट में लगा सकूं। नॉट मैंडेटरी, नॉट बाउंडेशन। अगर आपको ठीक लगे तो आप दीजिएगा, अगर आपको ठीक लगे तो आप आइएगा, मिठाई लेकर आइएगा। नहीं तो यहाँ से तो डेफिनेटली मैं केक भी कटाऊँगी, जोधपुरी साफ़ा भी बनाऊँगी। तो आप सब ऑलवेज़ वेलकम हो। स्पेशली वैसे सारे 44 ही जोधपुर आ रहे तो वेलकम हो, लेकिन जो यूट्यूब स्टूडेंट मानते हैं कि हाँ भाई उर्मिला मैम से मैंने पढ़ा है, या मेरी प्री की गाइड ली है, या टेस्ट सीरीज लिए है ना, या कभी फाउंडेशन बेच के स्टूडेंट रहे आप 2021 में 24 में, क्योंकि एक्चुअली मेरे यहाँ होल एंड सोल सब मैं अकेले ही करती हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे डेटाज कलेक्शन नहीं होते हैं। वो कोई बच्चा दिख जाता, अच्छा ये मेरा बच्चा था क्या, नंबर काफ़ी बच्चों के सेवे पर मुझे ये पता ही नहीं पहले कभी कोई कोर्स लिया है नहीं, क्योंकि चेयर तो डिलीट हो जाती है। तो आपको कहीं भी लगे तो प्लीज़ 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 मुझसे संपर्क कीजिएगा। जोधपुर में कोई बच्चा है अगर सेलेक्ट हुआ तो ज़रूर आइएगा, आपका मोस्ट वेलकम है। आपके लिए भी जोधपुर साफा माला तैयार है, आप लोग भी आइएगा। और जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, जो कई बार दे चुके हैं, वो अगर इस डेली टास्क वाले ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो अपने आप प्रूफ जरूर दीजिएगा, देखो मैडम मैंने ये दिया है, आप जुड़िएगा। उस बैच में आपको बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा, आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। फिर आप जुड़ जाओगे, 1500 पे लूँगी मैं, फिर डांटूंगी भी, अगर जिस दिन नहीं आओगे तो डांट भी पड़ेगी। हमारे यहाँ गीता क्लासेस चलती है, ठीक है, उसमें अगर 3 दिन छुट्टी तो चौथे दिन निकाल देते हैं, तो छुट्टी वुट्टी यहाँ मिलेगी नहीं। आपको पढ़ना है तो ही ज्वाइन कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो पूरा एनालाइज है। और जिसको ये लगा कि भाई मैं आधे नंबर 1 नंबर से गई, क्या मैं रिट लगा सकती हूँ क्या, जैसे कि जनरल कैटेगरी के अंदर बहुत सारी सीटें स्पेशल को चली गई हैं, और ये समझ नहीं आ रहा कि भाई इसमें कहीं नोटिफिकेशन में लिखा हुआ नहीं है कि इसमें भी कैटेगराइज होगी या नहीं होगी, नोटिफिकेशन में नहीं है, हो सकता है हाईकोर्ट रूल्स में है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट है जो ये सोच रही है इसमें रिट लग सकती है क्या, वो स्टूडेंट मेरे पास है। अगर आपको लगता है जो भी बच्चा आधा नंबर 1 नंबर से रह रहा है तो वो मुझे मैसेज कर सकता है, मैं उस बच्चे का नंबर आपको दे दूंगी जो रिट के बारे में सोच रही है कि भाई इसमें ऐसा क्यों हुआ, कि वो आधे नंबर से रही तो उसको लगता है कि भाई ऐसा कैटेगरी के लिखा हुआ है नहीं, उसने हाईकोर्ट रूल्स भी पढ़े हैं, तो वो रिट लगाना सोच रही थी। वो मुझसे अभी इंटरव्यू क्लासेस में जुड़ी हुई थी, तो उसने कहा कि मैडम हम बच्चे हैं क्या कोई, तो मैंने कहा इसमें तो पता नहीं चल रहा है रोल नंबर से, बट अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो रिट लगाना चाहता है तो उस बच्चे का नंबर मैं आपको दे दूँगी, मेरा नंबर यहाँ पर, आप मुझे मैसेज कर देना। आप सबको ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहे, रुकिए नहीं। जिनका नहीं हुआ वो रुकिए नहीं, और जिनका हो गया वो प्लीज़ एंजॉय कीजिए, खुश होइए, जो भी आपका स्वागत करे उनको वेलकम कीजिए। क्योंकि बच्चे कहते हैं मैडम दिन भर ही भीड़ किस चीज़ की लगी, पहले तो कोई हमें पूछता भी नहीं था, हम जब असफल होते तब तो कोई नहीं आता था पूछने के लिए, कोई रोने रोते तो कोई चुप करने भी नहीं आता था। ठीक है, ये दुनिया है, ये समाज है, इसके रीति रिवाज और तौर तरीके हैं। अभी आपको एंजॉय कीजिए, जो आ रहा है उसको धन्यवाद दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए, अपनी खुशियों को दुनिया के साथ बांटिए, यही जीवन है। ठीक है, आप सबको ऑल द बेस्ट।